फांसी का फंदा है जो व्यक्ति और समाज दोनों को निर्मम रूप से मृत कर देता है, तो हम लोगों ने इस बात को विश्वास में रख करके कार्य प्रारंभ किया कि हम सिद्धांत विहीन राजनीति के माध्यम से मौत के फंदे को चूमने वाले उन राजनीतिक दलों से इतर हट करके कार्य करके दिखाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मार्गदर्शन किया है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद पूरे देश के अंदर एक हलचल प्रारंभ हुई है, और वह हलचल है कि अब जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त होगी और देश के अंदर विकास और राष्ट्रभक्ति की राजनीति ही हो पाएगी, वही टिक पाएगी। आज वे सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों, जिन मूल्यों और जिन आदर्शों की राजनीति की है, वास्तव में उसी से भारत का कल्याण हो सकता है और उसी से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। आज लोग इस बात को देख रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता के पर्याय के रूप में रख करके अछूत बना दिया गया था, आज उस भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व देश और दुनिया के अंदर अपनी अद्भुत क्षमता, अपनी कर्मठता, अपनी सक्रियता और अपनी लोकप्रियता के बल पर वैश्विक नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। और वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। सज्जनों, हम सब के लिए प्रदेश में इस अराजकता से निपटने के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, क्योंकि हम सबके सामने एक आदर्श पहले से है। आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर शासन सत्ता का संचालन कैसे होना चाहिए, ये हम सबके सामने रखा है। स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जब आदर्श है, हमें तो केवल उसका अनुगामी बनकर के इस व्यवस्था को उसके साथ संबद्ध कर देना है। और इस देश से पिछले लगभग 1.25 महीने के अंदर जो कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्रदेश में एक अभूतपूर्व सफलता के बाद सरकार बनी है, इस सरकार ने उन जन अपेक्षाओं पर, आप सबकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। और इसीलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हो रही है, तो मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हम लोगों ने कुछ निर्णय किए। यद्यपि आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे, टेलीविजन चैनल को देखते होंगे, आपको उन सभी घटनाओं की जानकारी होगी, लेकिन एक साथ उन सभी को अगर हम लोग समेट करके यहां पर आपके सामने रखें, यद्यपि हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि सरकार के इन सभी कार्यों को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी के सामने रखें, क्योंकि हमारा दायित्व भी है, इसलिए भी क्योंकि आप लोगों ने चुन करके भेजा है, आपको ये जानने का अधिकार है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार क्या कर रही है। और इसीलिए आपके सामने हम लोग प्रयास करेंगे कि कल हम लोग पूरी सरकार की पूरी गतिविधियों को बहुत 15 मिनट में, लेकिन संक्षेप में हम लोग रखें, कल प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो आए। आज मैं स्वयं आपके सामने कुछ संक्षेप में उसको रखना चाहूंगा। शपथ लेते ही मैंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। मेरे दोनों सहयोगी केशव जी, माननीय दिनेश जी मेरे साथ में थे, तो अधिकारियों के साथ हम बातचीत कर रहे थे। हम लोगों ने केवल 2 मुद्दों पे चर्चा की।
हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित रहें। इसके लिए प्रदेश शासन के पास क्या कोई इस प्रकार का कोई उन्होंने तंत्र विकसित किया है कि जो इसके लिए कुछ योजनाएं तय हो सकें? लगभग हाथ खड़े कर दिए उन लोगों ने, कहा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है और व्यापक ट्रांसफर पोस्टिंग करने पड़ेंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के संभव है। और हम लोगों ने इसी समय हमने कहा 24 घंटे के अंदर हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एंटी रोमो स्क्वाड गठित हो जाए और वह कार्य करना प्रारंभ कर दे। और सज्जनों, आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए। हम लोगों ने चुनाव के दौरान अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था और चुनाव के दौरान प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था। तो मुझे अक्सर इस बात के लिए, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता के घर में हमें जाने का अवसर मिलता था, कहीं हम लोग जाते थे, तो एक शिकायत मिलती थी परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा एक बात की शिकायत की जाती थी कि हम लोग स्कूल जाते हैं, सौदे और मनचले हम लोगों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। माताएं इस बात के लिए चिंतित होती थीं कि कैसे बालिकाएं सुरक्षित हो पाएंगे। और सज्जनों, हम लोगों ने इस बात को पहले ही दिन इस बात को लागू किया कि एंटी रोमो स्क्वाड पूरे प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ करे। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, होता है, कोई भी अच्छे कार्य का विरोध होगा, उसके दोनों पक्ष होंगे, लेकिन व्यापक पैमाने पर हम लोगों को माताओं और बहनों की ओर से समर्थन मिला। उनके एसएमएस आए, उनके मेल आए, उनके पत्र आए, उनके टेलीफोन आए, समाचार पत्रों में उन्होंने खुल करके इसके पक्ष में कहा कि अब हम भी सुरक्षित रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश अब अराजक प्रदेश नहीं रह पाएगा। और सज्जनों, वह एक व्यापक स्तर पर चलाया गया एक अभियान है जो आज भी पूरी तरह प्रभावी है। मैं आश्चर्य करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनजीटी ने 2014 में प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था, उसकी समीक्षा करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्रदेश के प्रशासन से कहा कि इन अवैध बूचड़खानों को बंद करो। उनके लिए एक नियमावली तय की गई, बंद नहीं हो पाए। आदेश जारी होते थे, अगर कहीं कोई पुलिस का अधिकारी जाता था तो उसके साथ छुरेबाजी होती थी, उसको मार करके भगा दिया जाता था। जब हम लोगों ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा कि ये सब क्या है, उन्होंने कहा साहब जो है जाएंगे तो लोग छोरा मारेंगे। फिर हमने कहा सत्ता बदल चुकी है, अब कोई छोरा नहीं मारेगा, सबके छोरे चाकू सब गायब हो चुके होंगे। आप लोग जाइए, एक झटके में सबको बंद करने के लिए कह दीजिए, और नहीं होता तो आप लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने देखा होगा स्वतः सब बंद होता गया। अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर लगभग बंद हो चुके हैं। जो बचे हैं उनको भी हम कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके ठिकाना लगाने का कार्य करेंगे। लोग आश्चर्यचकित थे, ये सब कैसे हो रहा है, पहले तो होता नहीं था। वही प्रशासन है, केवल शासन बदला है, शासन के चेहरे बदले हैं, सब कुछ वही है, वही प्रदेश है। जहां पर छुरेबाजी होती थी, चाकूबाजी होती थी, प्रशासन के लोग मार खाते थे, आज वो प्रशासन सुरक्षित है। लेकिन अवैध रूप से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के विरुद्ध जो लोग इस कार्य को संचालित करते थे, वे लोग स्वच्छंद थे, सत्ता का संरक्षण पाकर के अराजकता फैलाते थे। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के इस दूसरे संकल्प को भी, मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर ही इसको भी हम लोगों ने लागू किया। लागू करने के साथ साथ प्रभावी ढंग से इसको किया। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा साहब रोजगार पर असर पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे स्वास्थ्य के प्रति तो ये खिलवाड़ है। अरे हमने कहा क्या हम लोग तो बिल्कुल शाकाहारी हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, लेकिन क्या तुम लोगों से कम ताकत है क्या? हमारा तो पूरा मंत्रिमंडल ज्यादातर शाकाहारी है और मंत्रिमंडल के सदस्य प्रातः 7 बजे से लेकर के अपने कार्यों को निपटाते होंगे 9 बजे से कार्यालय में, और इधर उधर दौरे के बाद सायकाल 6 बजे से बैठते हैं, रात्रि 1 बजे तक उनको
अपने सरकारी कार्य कामकाज को निपटाना पड़ता है या सरकारी कामकाज को देखना पड़ रहा है, तो जो व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक कार्य कर रहा है, क्या आप उसको कमजोर कह रहे हैं? हम लोगों ने कहा मानक पूरा करिए, सुप्रीम कोर्ट के नियम और उनके मानक के अनुरूप आप अगर कार्य करेंगे सरकार आपको नहीं छेड़ेगी। और जिन लोगों की आदत खराब हो चुकी है, जो लोग न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते, जिन लोगों को प्रशासन और शासन की व्यवस्था पर विश्वास नहीं था, वे लोग मानक कभी पूरा कर भी नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से वह पुनः प्रारंभ नहीं होना है। परंतु यह व्यवस्था फिर आगे बढ़ी। हम लोगों ने इस बात को भी कहा था कि हम लोग सीमांत और लघु और सीमांत किसानों के कर्जों को माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि इस वर्ष चुनाव के ठीक पहले प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने 7वें वेतन आयोग को भी लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हम लोगों के ऊपर आया है 7वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद। और राज्य सरकारों पर 30,000 करोड़ रुपए का बोझ बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों ने जब पूरा सर्वे किया, पूरी कार्रवाई आगे बढ़ाई, एक टीम बनाई कि भाई कैसे हो सकता है। हम लोगों ने किसानों से इस बात के लिए वायदे किए हैं और फिर हम लोगों ने केवल घोषणा नहीं किया, हम लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं नाम रखा था, लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था। कैसे ये होगा? लेकिन उस सब के बावजूद जब हमारा मंत्री परिषद बैठा, आपस में हम लोगों ने चर्चा की और अगर पार्टी ने इस बात के वायदे किए हैं तो सरकार का दायित्व है कि हम उसको पूरा करेंगे। और हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक का फसली ऋण और जिनका पूरा खाता एनपीए हो गया था, ऐसे सभी किसानों का लगभग ये जो राशि थी 36,000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि थी, इस राशि को हम लोगों ने माफ किया है और इससे प्रदेश के 86 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। पहली बार प्रदेश के अंदर आलू के किसानों के लिए, आलू उत्पादन करने वाले किसानों के लिए भी समर्थन मूल्य घोषित हुआ। कल मैं समीक्षा ले रहा था गोरखपुर में, 487 रुपए हम लोगों ने घोषित किया। उससे पहले 1 रुपए, 1.5 रुपए और 2 रुपए किलो आलू का दाम था। किसान आलू फेंकने के लिए मजबूर हो रहा था। हम लोगों ने एक कमेटी गठित की, मंत्री परिषद की उप समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर दी। हम लोगों ने समर्थन मूल्य घोषित किया और जहां पर समर्थन मूल्य से कम आलू का दाम है वहां पर सरकार की 4 एजेंसियां आलू खरीदने को तैयार हैं। लेकिन कल जब मैं वहां पे था, आज मैं लखनऊ में भी इस बात के लिए समीक्षा ले रहा था, आलू का दाम समर्थन मूल्य से ज्यादा है। हमने कहा किसान को जहां ज्यादा लाभ मिलता है किसान को वहां देना चाहिए, किसान को इस बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। पहली बार ये कार्य हुआ। आप देखते रहोगे गन्ना किसान इस देश के अंदर तबाह हुआ है। सरकारें चीनी मिल मालिकों के साथ मिलकर के गन्ना किसानों का शोषण करती थी। ये पहली बार हो रहा है कि जब हम लोगों ने केवल अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार चलते हुए इस बात को तय किया कि किसी भी स्थिति में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान होना चाहिए। चालू सीजन का तो होना ही चाहिए, पिछला बकाये का भी भुगतान होना चाहिए। 14 चालू सीजन के में 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान और जो पिछला बकाया है वो 120 दिन के अंदर भुगतान होना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की पहल और हमारे गन्ना मंत्री के सक्रिय सहयोग के कारण लगातार संवाद, सुबह से शाम तक केवल एक ही काम उनका है कि चीनी मिल मालिकों को फोन मिलाकर के भाई देखो आपका इतना बकाया है, आप किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करिए। एक ही कार्य है कि जो चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं उनको हम कैसे उनका पुनरुद्धार कर सकें, कैसे हम प्रदेश जो देश का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य था और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष
उत्तर प्रदेश पुनः कई वर्षों के बाद चीनी उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है और अब तक हम लोग 5500 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी करवा चुके हैं, जो अब तक कभी नहीं हुआ है। इतना चीनी मूल्य का भुगतान, गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का किया जा चुका है और प्रदेश सरकारें तय कर चुकी है। इस वर्ष हम 4 नई चीनी मिलों का पुनरुद्धार करेंगे, 1 नई चीनी मिल का हम एक्सपेंशन का कार्य भी करेंगे। एक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वीआईपी संस्कृति थी और वीआईपी संस्कृति किस रूप में? बिजली मिलेगी 4 जिलों को, 4 के अलावा 5वां जिला नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जिस जिले का होगा वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने की बात कही। आज से सभी लाल बत्तियां उतर जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट के निर्णय के अगले दिन से ही इसको लागू कर चुकी है। लेकिन हम लोगों ने उससे पहले भी इस बात को कहा कि नहीं, वीआईपी संस्कृति विद्युत आपूर्ति के मामले में भी बंद होनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से हमारे ऊर्जा मंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, हर तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति जहां सुनिश्चित करवाई है, वहीं यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसे बदला जाए, शहरी क्षेत्र में जल जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको बदलने की कार्रवाई हो। लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि एक जर्जर व्यवस्था मिली हुई है। जर्जर तार और पोल, उनको बदलने की कार्रवाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आईपीडीएस के माध्यम से इन जर्जर तार और पोलों को बदलने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, नए सब स्टेशन स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। लेकिन जो सरकारें वही, प्रशासन भी वही, लेकिन विद्युत की आपूर्ति के घंटे बढ़े होंगे, लोगों को कुछ तो उसमें राहत दिखाई दिया होगा और आने वाले समय में और भी राहत इसमें मिलेगा। आप लोग इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और वह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिलाने में, और दूसरा, जिन लोगों ने विद्युत कनेक्शन लिया है उन लोगों से कि भाई समय पे बिजली का बिल जमा कर दें। जो लोग अभी भी चोरी की आदत डाले हुए हैं उन लोगों को जागरूक करके कि भाई 24 घंटे बिजली चाहिए। किस बात को जब होती थी, मैं अक्सर इस बात को देखता था। उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे, लोग हम पर मजाक करते थे, लोग कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की पहचान किस रूप में कहते थे साहब, जहां से आप चले दिन में, जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का सीमा चुकी है। जहां से सायकाल आप जाए, अंधेरा दिखाई दे, वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी तय किया है, सड़क निर्माण के लिए जो हमारी कार्यदायी संस्था है उन्होंने तय किया है कि 15 जून तक हम प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे और इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो चुका है। हमें विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। सज्जनों, प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस सरकार आपने अराजकता के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जन जागरण करके प्रदेश में इस सरकार को बिठाया है और इस सरकार इसके लिए संकल्पित है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे। कानून का राज स्थापित हो, इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर चाहे वह वन माफिया हो, चाहे वह भू माफिया हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का माफिया हो, उसके खिलाफ सख्ती से सरकार निपटेगी। हम लोग कानून के राज को स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन अगर कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर सरकार उससे सख्ती के साथ निपटने के लिए संकल्पित है। और इस बात को लेकर के
आपकी उस संकल्पना को जो आप जनता के बीच में जा जाकर के कहते थे कि गुंडा राज समाप्त होना चाहिए, उस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और आपको सार्थक परिणाम बहुत शीघ्र दिखाई देंगे। और 100 दिन के अंदर जब ये सरकार अपने 100 दिन के कार्यों का हिसाब लेकर के आपके बीच आएगी तो हम बहुत सार्थक परिणाम इन सब मुद्दों पर लेकर के आएंगे। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है नमामि गंगे परियोजना। अब आश्चर्य करेंगे प्रदेश के अंदर इससे पहले कार्य हुई नहीं। ऐसे लगता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे विकास से उससे कोई मतलब ही न रहा हो। जितनी भी ऐसी योजनाएं थी जो प्रदेश में वास्तव में कल्याणकारी साबित हो सकती थी, प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा सकती थी, प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती थी, इसलिए सरकार ने उसको लागू ही नहीं किया। कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्ष होने जा रहे हैं 26 मई को, और इस दौरान 60 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं एकदम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, उसके आत्मनिर्भरता के लिए जो योजनाएं लागू की, उन योजनाओं को प्रदेश में लागू ही नहीं किया गया। और नमामि गंगे परियोजना एक केवल गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा की उस धारा को लेकर के ही नहीं, देश की नदी संस्कृति को बचाने की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देश की जल संस्कृति को बचाने की, देश के जीवन को बचाने की महत्वपूर्ण योजना है। उस योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू नहीं करने दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोगों ने तय किया है, कल हमारी यहाँ पर कार्यकारिणी में उपस्थिति रहनी है, इसलिए कल हम लोग इस योजना में नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कल एक योजना तय की है और हम लोगों ने उस योजना के साथ अपने आप को संबद्ध करके उसके साथ जोड़ा है। इस 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में 15 जिले उत्तर प्रदेश के पड़ेंगे, 985 गांव पड़ेंगे। इन सभी 985 गांवों में और उन 15 के 15 जिलों में कल गंगा की स्वच्छता के लिए शपथ का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और हम प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ साथ प्रदेश की जल संस्कृति और नदी संस्कृति को बचाने के लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे और वह कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नमामि गंगे परियोजना में हम लोग अब तक 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भारत सरकार से स्वीकृत करा करके उसको आगे बढ़ा चुके हैं और बहुत शीघ्र आप देखेंगे जब 2019 में आप प्रयागराज के अर्ध कुंभ में जाएंगे तो आपको गंगा जी में शुद्ध गंगा जल के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार की स्थिति हम 2019 तक पैदा कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर त्योहारों में विद्युत की आपूर्ति नहीं होती थी। नवरात्र में आपने देखा होगा, नवरात्र से ठीक पहले सरकार का गठन हुआ और आसंदिक नवरात्र के दौरान विद्युत की आपूर्ति देवी मंदिरों में हो। मैंने ऊर्जा मंत्री से इस बात के लिए कहा, मैंने कहा कैसे होगा, उन्होंने काम सुनिश्चित कर रहे हैं और लग करके पहली बार हुआ। अयोध्या में रामनवमी के पर्व पर कोई तैयारियां नहीं होती थी, न सफाई होती थी, न सड़कें बनती थी, न बिजली की आपूर्ति होती थी, न सुरक्षा की व्यवस्था होती थी, कुछ भी नहीं। पहली बार हुआ 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, साफ सफाई की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था प्रशासन के स्तर पर प्रारंभ हुई और इसको हम लोग अनवरत आगे भी बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। चाहे वह इस नवरात्र के पर्व के दौरान, चाहे वह विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में रहा हो, चाहे मां पाटेश्वरी के मंदिर में रहा हो, चाहे मां शाकंभरी देवी के मंदिर में रहा हो, या प्रदेश के अंदर जहां जहां भी शक्तिपीठें हैं, देवी मंदिर है, उन सब में भी ये कार्य प्रारंभ किया गया कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर पर्व और त्योहार है तो उन भावनाओं का पूरा सम्मान देंगे और सम्मान को देते हुए इस कार्य को पूरी मजबूती के साथ लगाने का प्रयास किया गया।